अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, ये जो सामने लोग बैठे हैं इनमें से कितने हैं जो जिन्होंने मुझसे FR1 नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, और ये बाकियों ने मुझसे पढ़ा हुआ या कमजोरी की वजह से हाथ नहीं उठा पा रहे? मुझसे पढ़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने ना कल आप लोगों से आखिर में जो पूछा था, तो मैंने अपने टीए से भी मशवरा किया, तो मुझे टीए का एक मशवरा अच्छा लगा। मैंने कहा आपको भी बताता हूँ, क्योंकि अक्सरियत वही है जो मुझसे पढ़े में, और जो बाकी हैं इन्होंने भी अभी पढ़ा ना, तो 2-4 साल पहले तो नहीं ना पढ़ा हुआ, अभी पढ़ा है ना। तो ये जो दो टॉपिक्स है ना, रेशियोज और ईपीएस, इनमें से ना एक एक करके, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है और अभी पेपर तैयारी करके दिए हैं, आपके लेक्चर नोट्स भी हैं, और एक हाल ये था कि मैं इसको दोबारा पढ़ाऊं, तो मुझे टीए का मशवरा अच्छा लगा कि वही सब कुछ जो आपने पढ़ा के लिखा भी हुआ है, अगर मैं आपसे वही वाले लेक्चर शेयर करूं ना, तो आपको तैयारी करने में ज्यादा आसानी है। नए लेक्चर दूंगा तो आप बोर भी होते रहेंगे, फिर आधी क्लास उस दिन गायब हो जाएगी कि एक हफ्ता तो सर ने वही पढ़ाना है। तो मैं एक एक करके आपको टॉपिक देता हूँ, वही FR1 वाले, आप उसको तैयार करें। दो इकट्ठे नहीं दूंगा, वरना तो आप उसको अगस्त फरवरी तक फेंक देंगे। अभी भी मुझे लगता है आप में से ना कुछ लोगों ने जिंदगी में आज तक IS-23 पूरा नहीं किया हुआ, मुझे लगता है। वो जो, हाँ वो वाला, हाँ, तो आप क्योंकि बिजी से वो राफेल गिराने में, तो आप IS-23 के लेक्चर नहीं ले सके थे। तो आपके पास रजिस्टर में वही सब कुछ लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ने में फिर से नोट्स बनाएंगे, तो उसकी उन्हीं नोट्स को सामने रख के अगर आपको लगता है तैयार है तो तैयार है, वही है, सेम है। जहां आपको लगेगा दोबारा लेक्चर सुनने हैं, तैयार करके फिर से वही वाले लेक्चर सुनने, वही सारा कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, वही वाले सवाल किए हैं। तो ये मैं एक एक करके दे देता हूँ, और जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा तो उन्होंने भी हुआ है ना, तो फिर भी ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप इनको सुने एक बार, लेकिन एक एक करके दूंगा, टारगेट रख के दूंगा। इसका टेस्ट भी अलग से रखूंगा, और टेस्ट ना देने पे 1000 रुपए फाइन भी रखूंगा। नहीं, क्लास के दौरान किसी भी दिन टेस्ट रखूंगा। हाँ ये सही है, ये सही है, क्लास में से थोड़ी उठ के जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है। तो मैं आपको ये टॉपिक वही FR1 वाले ही दूंगा, आप उन्हीं लेक्चर्स को दोबारा देख लें, वही सारा कुछ रजिस्टर पे आपके होगा, तो जल्दी देखा जाएगा है। नहीं, अब जैसे रेशियोज मैंने 4 लेक्चर्स में कराया था, तो रेशियो दे देता हूं, और आप 5 दिन बाद उसका टेस्ट कर लें, इस तरह से। क्या नहीं, फिजिकल क्यों ऑफ कर दें? वाह लो, नहीं फिजिकल ऑफ कर दें। नहीं, मैं उन दिनों जो फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, जैसे अब मैं जो पढ़ाने लगा हूँ, इनके होमवर्क आने में भी टाइम है, और मोस्टली इसमें क्लास में सवाल हो रहे होंगे, क्योंकि अब जो 2 IS पढ़ाने हैं वो दोनों ही कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कम है न्यूमेरिकल, लेकिन कम है, तो होमवर्क कम होगा, किसी दिन होगा किसी दिन नहीं होगा, अक्सर नहीं होगा, तो उस दौरान फिर ये करें। तो ठीक है, फिर मैं ये FR1 वाले देखते दूंगा, जिन्होंने मुझसे नहीं भी पढ़ा वो ये पढ़े, और इसका टारगेट दिन रख के ही चले, ताकि फिर पढ़ें, वरना फरवरी में डाल देंगे तो फिर वो किसी ना किसी फरवरी भी पढ़ा रहेगा, फिर पता नहीं फरवरी 26 में भी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो फिर अपने भाई FR1 वाले रजिस्टर लेक्चर नोट्स ही सामने रखना, तो उससे फिर ना जल्दी रिवाइज हो जाएगा। या अगर आपको पता है कि आता है अच्छी तरह से तो ठीक है, आता है, फिर आप बेशक वो रजिस्टर भी ना देखना, लेकिन ये मैं आपको पहले रेशियोज, चले पहले रेशियोज वाले करवाता हूं, शायद आज ही करवा दूं, और अगले हफ्ते में इसका टेस्ट। रेशियोज शायद आज ही करवा दूं, तो फिर अगले हफ्ते में इसका टेस्ट भी करेंगे, मैं क्लास में ही कहीं टेस्ट लूंगा, ठीक है। इसमें किसी का कोई सवाल, कंफ्यूजन? अच्छा, एक सवाल मुझे उम्मीद से आएगा कि मेरे सारा कुछ बताने के बाद, कि सर फिर क्या हम ये क्लास में नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले रेशियोज दे रहा हूं। नहीं क्या EPS IS-33 है, क्या चेंज है इसमें? अरे नहीं भाई नहीं, IS है ना, वही IS। तो ये मैं शायद आज ही करवा दूं रेशियोज, मोस्ट प्रोबेबली, तो अगले वीक के किसी दिन, लेट से जुमेरात को या जुमे को, तो मैं क्लास में ही टेस्ट रखूंगा। ओके, ये छोटा सा IS है, MCQ लेवल का है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या स्पीकर बंद है उधर? अब आ रही?
स्क्रीन ऑन है बेटे? मैंने कल भी कहा था जो फंस के बैठे होते हैं तो बैठना हो तो बैठ जाए, वो खुला दिया हुआ मैंने कमरा। वो आई कैप एक दफा मॉडल पेपर अपलोड कर देना, बस सिर्फ तसल्ली करना चाह रहा हूं कि क्या अब भी पेपर स्ट्रक्चर वही है जो पहले होता था कि नहीं। पहले होता था कि जिस तरह FR1 था, 2 सेक्शंस, सेक्शन ए में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस 50 नंबर और सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन 50 नंबर। तो अब चूंकि ये स्कीम थोड़ी सी रिवाइज हुई है, चांसेस तो हैं कि अब भी ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मॉडल पेपर अपलोड होगा तो फिर मैं आपसे ना वो भी शेयर कर लूंगा कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है और लॉन्ग क्वेश्चन कितने और शॉर्ट क्वेश्चन कितने। ये हमारा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस वाला टॉपिक है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आसान है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कोशिश पूरी करूंगा कि आपको ना पक्का पक्का कॉन्सेप्ट समझा पाऊं सबको। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर ईयर एंड 30 जून 25 की मिसाल लेके एक बात समझा, अगर 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, तो आप लोग अभी ऑडिट भी शायद पढ़ना शुरू कर ही चुके होंगे अक्सर लोग। चलिए नहीं पढ़ना शुरू किया कोई बात नहीं, मैं ही बता रहा हूं। 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनेगी, जो SOCI है उस पर हेडिंग लिखी होगी फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 25, SOFP एज एट 30 जून 25। तो ये जो 2025 है ना, ये रिपोर्टिंग पीरियड है कि हम किस पीरियड की रिपोर्ट बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 25, तो ये रिपोर्टिंग पीरियड है। साल एंड हुआ, FR1 में आप लोगों ने वो ट्रायल बैलेंस एंड हुआ, फिर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब भी पढ़ा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर था उसमें यही सीखा ना कि ईयर एंड हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर कुछ एरर पता चले, फिर वो ठीक करते करते टाइम लगा। फिर आप अगर अभी ऑडिट पढ़ रहे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, उसमें भी टाइम लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होते होते कुछ टाइम लग जाता है। मिसाल के तौर पे 30 सितंबर आ जाएगा। मैनेजमेंट ने खुद भी अकाउंट्स अच्छी तरह चेक कर लिए, जो एडजस्टमेंट्स करनी थी वो भी कर दी, जो एरर थे वो भी ठीक कर दिए, ऑडिट भी हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब फाइनल है। जो कंपनी की मैनेजमेंट है यानी डायरेक्टर्स, उन्होंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओके कर दिया। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ओके है मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स के सामने लाने के लिए। इस दिन यानी जिस दिन डायरेक्टर्स ने ओके कर दिया, इस दिन को कहते हैं डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर authorized for issue, to issue authorized for issue। इस दिन को कहते हैं डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, यानी ये वो दिन है जिस DOT ने अप्रूव कर दिया। इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बिल्कुल फाइनल हैं। फाइनल होते होते 3 महीने और गुजर गए, तो अब उस इनकम स्टेटमेंट के ऊपर डेट आ जाएगी फॉर द सवा साल एंडिंग 30 सितंबर 25। हेडिंग क्या होगी? वो अभी भी 30 जून 25 ही होगी। अब जब 30 जून से 30 सितंबर तक पहुंच ही गए हैं, तो चलो कैश बैंक का बैलेंस शीट में 30 सितंबर वाला लिख लें। फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं उनको चेक होते होते बेशक 2-3 महीने लग गए, लेकिन है वो 30 जून 25 ही की स्टेटमेंट्स। यहां मिसाल रोके एक अजीब सी लेकिन एक प्रैक्टिकल मिसाल बताता हूं। ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको शायद रिलेट करने में आसानी हो, इसलिए बता रहा हूं। आपका टाइम पेपर का 9 से 12 है अगर, तो 12 बजे ऑफिशियली पेपर खत्म। अब अगर पेपर कलेक्ट करने वाला आपको कह रहा है कि मैं आता हूं घूम फिर के, तो तुम ना पेपर शेपर अपना समेट लो आधे घंटे में, तो मेरे टेबल पे रख के चले जाना। मैं आधे घंटे बाद पीएम को कहूंगा, वहां पे रूम लॉक कर देगा। अब आपके पास आधा घंटा है। उस आधे घंटे के दौरान आपने आपस में मशवरा कर लिया, किताब भी देख ली, आपको पता चल गया कि उस आधे घंटे के दौरान कि जो पेपर में लिखा है इसमें फलानी फलानी चीज गलत है, आपको सही पता चल गई है। आधा घंटा आपके पास है, तो ठीक कर लेंगे? हाँ ठीक कर लेंगे। आप जब ठीक कर लेंगे तो उसके बाद आप पेपर जमा करके चले जाएंगे। वो पेपर कहने को 12 बजे तक खत्म कर दिया गया था या 12:30 खत्म किया गया?
ऑफिशियली वो 12 बजे खत्म कर दिया गया है। वो तो आपको मौका मिला है, तो उस मौका मिले पे आप उसको आधे घंटे को यूटिलाइज कर रहे हैं, वरना ऑफिशियली वो 9 से 12 वाला ही पेपर है। ऑफिशियली आप 12 बजे ही सबमिट कर रहे हैं, तो वो जो आधा घंटा ऊपर मिल गया वो आपको चांस मिल गया। तो उस चांस के दौरान आपने किताब खोल के देखी, अब किताब में तो सारा कोर्स फिर से लिखा हुआ है, लेकिन आप किस चीज को किताब से पढ़ के ठीक करेंगे पेपर में, जो पेपर में गलत थी। तो आपको उस आधे घंटे के दौरान कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिससे अंदाजा हुआ कि जो पेपर में लिखा था वो गलत था। चूंकि पेपर अभी भी आपके हाथ में है, तो आप उस गलती को ठीक कर देंगे। लेकिन गलती को ठीक करने के बाद दुनिया वालों को क्या लगेगा, पेपर किस दौरान किया गया और सबमिट कराया गया है, वो 9 से 12 ही कहलाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून 25 ही की हैं। इन 3 महीनों के दौरान अगर कुछ ऐसे वाकयात मिले जिससे यह पता चल जाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिखी हुई फिगर थी वो सही नहीं है, तो अभी हमने दुनिया वालों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना कर दिए हैं, तो हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक कर लेंगे। वो वाकये जो इस दौरान हो रहे हैं, वो इवेंट्स जो इस दौरान हो रहे हैं, और उनकी वजह से या तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फिगर बदलनी पड़ेगी या कोई डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उन वाकयों को इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कहते हैं। अब इस पे आईएस आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इस पे आईएस लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आईएस लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि किस इवेंट के नतीजे में एडजस्टमेंट करनी है और किसके नतीजे में नहीं करनी है। तो जो आईएस 10 फेज है, ये मैंने आईएस 33 पढ़ाते हुए भी थोड़ा सा जिक्र किया हुआ इसका, तो जो आईएस 10 फेज है वो इस पीरियड को कवर करता है। आईएस 10 ने ये गाइड करना है कि इस दौरान ऐसे इवेंट्स हो जाएं जिनके में या तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस कर रहे होंगे या कुछ डिस्क्लोजर्स दे रहे होंगे, नोट में अंग्रेजियां लिख रहे होंगे, तो किनके साथ एडजस्टमेंट करनी है, किनके साथ अंग्रेजियां लिखनी है, ये आईएस 10 ने बताना है। लेकिन इन 3 महीने में चेंजेस कर लेने के बावजूद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2025 ही की कहलाएंगी। एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 25 ही कहलाएगा। तो इस पीरियड को आईएस 10 ने गाइड करना है। इसके हवाले से 3 डेफिनेशन लिख लें, याद कर लीजिएगा। ये आपसे एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स में टेस्ट हो सकती हैं। एक है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, लिखें। ये तो खैर यही है जो मैंने बताया, लेकिन अंग्रेजी लिखवाता हूं। ये 3 डेफिनेशन बता रहा हूं, याद करिएगा, एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स में टेस्ट हो सकती हैं। एक है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, वो हेडिंग दे लें तो लिखवाता हूं अंग्रेजी। अच्छा ये भी, हाँ आप लोग ये भी नोट कर रहे थे, ये भी कर ले बेटे नोट, ये भी कर ले जो नोट कर रहा है, फिर वहां तक पहुंचे फिर अंग्रेजी लिखवाता हूं। हाँ जी दिखाऊं। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट आर दोज इवेंट्स कॉमा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फिर कॉमा दैट अकर बिटवीन the end of reporting period, and ये the date when financial statements are authorized for issue। जिनकी अंग्रेजी जरूरत गिर गई दोबारा सुन लें। आर दो कॉमा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फिर कॉमा दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। नहीं ये तो नहीं सही चलेगा, चलो मैं लगाता हूँ। नहीं सही, ये कौन सा, ये पहले भी किया मैंने, पहले भी ऐसे ही था।
वो है स्क्रीन में। ये इवेंट्स होते हैं दो तरह के, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो अगली डेफिनेशन लिखे, एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स are those events that provide evidence of conditions that existed at the end of reporting period। एडजस्टिंग इवेंट्स की अंग्रेजी दोबारा, आर दोज इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। और तीसरी डेफिनेशन लिखें नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स are those events that are indicative of conditions that arose after the reporting period। अंग्रेजी दोबारा, आर दोज इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज, अराइज है ना तो सेकंड फॉर्म अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, इनकी अंग्रेजी को ये मैं सारी अंग्रेजी फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर अंग्रेजी तो गिर गई तो पहले मैंने बताया इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अंग्रेजी चेक कर लीजिएगा तो मिस हो गई तो। आर दोज इवेंट्स comma favorable and unfavorable फिर comma that occur between the end of reporting period and the date when financial statements are authorized for issue। ये होते हैं दो तरह के, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। फिर मैंने एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन बताई है, आर दोज इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। और तीसरी मैंने बताई है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की, आर दोज इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अभी फिलहाल इस अंग्रेजी को इग्नोर करें, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा लूं, फिर इस अंग्रेजी से रिलेट भी कर दूंगा। याद कर लीजिएगा ये अंग्रेजी एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, उनमें ये टेस्ट हो सकती है। एडजस्टिंग इवेंट्स, एडजस्टिंग इवेंट समझाता हूं, डेफिनेशन से कर दूंगा बाद में रिलेट, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। ये जो IAS 10 फेज है, IAS 10 फेज में कह रहा हूं ईयर एंड के बाद वाले महीने, कब तक? जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हो जाएं। तो इसके ऊपर IAS की जरूरत इसलिए है कि इस दौरान कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनसे हमें यह पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या हमको ठीक करना है। और FAR 1 में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था वो टेक्निकली आप IAS 10 ही लगा रहे थे। एरर्स कब पता चले थे? ईयर एंड के बाद, और उनको ठीक कर रहे थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही ठीक कर रहे थे, तो IAS 10 ही लगा रहे थे आप। तो एरर्स का पता चलना एक इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट और एडजस्टिंग इवेंट, क्यों एडजस्टिंग? क्योंकि आप कर रहे थे एडजस्ट, नाम से पता चल रहा है एडजस्ट कर रहे थे, तो ये काम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में तो कर भी रहे थे, तो IAS 10 का ये मकसद है। अच्छा, पहले कुछ नहीं फालतू सस्ती मिसालें फिर IAS से रिलेट करूंगा। एक हाँ जी, एक बंदा ना सिगरेट पीता था बहुत, तो उसको किसी ने कहा भी देखो सिगरेट पीते हो मर जाओगे तुम एक दिन। हुआ ये कि वो एक बस में जा रहा था, तो उस बस का एक्सीडेंट हो गया, तो मर गया। तो उसके बड़ों ने कहा देखा हमने कहा था ना सिगरेट पीते थे मरेगा एक दिन, तो वाकई सिगरेट पीने की वजह से मर गया। हो भी सकता है कि सिगरेट पी रहा उसका धुआं ड्राइवर को लगा, ड्राइवर इधर की बस कर गया, ये भी हो सकता है। तो मरने की वजह सिगरेट पीना नहीं। चले और मिसाल, एक स्टूडेंट पढ़ता कोई नहीं था, और उसके बड़ों ने कहा भी तुम पढ़ते नहीं हो फेल हो जाओगे।
पेपर आया, पेपर में जो उसने पढ़ा था थोड़ा बहुत वही सब था, उसको सब आता था, और पेपर पे उसने बिल्कुल ठीक किया। अब जब पेपर से सबमिट करा दिया तो जिन्होंने पेपर सबमिट किया उनसे पेपर इधर उधर हो गया, अब पेपर गायब हो गया। तो उस बैच के सब लोगों को पेपर मार्क करने वालों ने पर्चियां डाल के पास कर दिया, इसको पास कर दो, इसको फेल कर दो, इसको पास कर दो, तो वो फेल हो गया। अब उस स्टूडेंट के फेल होने की वजह देखा, कहा था ना पढ़ता नहीं फेल हो जाएगा, तो यही वजह निकली। क्यों? क्योंकि वो फेल उस ना पढ़ने की वजह से हुआ है, नहीं, उसका पेपर गायब हुआ इसलिए फेल हुआ। तो जो वाकया हो रहा है इवेंट, उसकी कोई वजह होगी, उस वजह को पहचानना जरूरी है। चलें और मिसाल, अब वो मिसाल इससे रिलेट हो जाएगी। एक कस्टमर को उधार चीजें बेची और उन उधार चीजों मतलब वो डेटा था हमारा, तो हमने जब उसको चीजें बेच दी तो हमारे किसी बड़े ने कहा कि यार ये बंदा ठीक नहीं, पैसे वापस नहीं करता होता। नहीं नहीं, ऐसी आप शक कर रहे हैं, नहीं सही लोग हैं, नहीं यार ये बंदा सही नहीं, पैसे वापस नहीं करेगा, डाउन है, पैसे वापस नहीं करेगा, तो मैं इसको नहीं बेचनी चाहिए थी चीजें। हो गई, बदगुमानी कर रहा था वो। कुछ अर्से बाद ये हुआ कि वो जो कस्टमर था, जो हमारा डेटर था, तो उसका बिजनेस चोरी डकैती की वजह से तो उसका बिजनेस सारा फारे हो गया। इस वजह से वो पैसे नहीं दे सका, बैड डेट हो गया। तो अब हमारे बड़े ने देखा, हमने कहा था बंदा सही नहीं है, पैसे नहीं देगा, पहले ही शक था इसके, इस पर डाउट है पैसे नहीं देगा। तो अब जो बैड डेट हुआ उसकी वजह यही कि वो बंदा सही नहीं था, मैंने पहले ही कहा था इसकी आदत ही नहीं है पैसे देने की, फिर वजह चोरी होना है। ये मिसाल हाँ इससे है रिलेटेड। तो जब कोई इवेंट होगा तो ये फैसला करने के लिए कि ये इवेंट एडजस्टिंग है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या थी। अगर वो वजह ईयर एंड तक हो चुकी हुई थी तो वो एडजस्टिंग है, अगर ईयर एंड के बाद वजह अराइज हुई तो नॉन एडजस्टिंग है। और इंप्रूव करता हूं मिसाल, ईयर एंड तक हमारे पास जो डेटर्स मौजूद थे वो सब सही लोग थे, सबके फाइनेंशियल हालात भी अच्छे थे और उन्होंने पैसे देने से कभी इनकार भी नहीं किया था, कभी उनका पास्ट भी ऐसा नहीं था कि पैसे देने से इनकार करें। ईयर एंड के बाद सैलाब से उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ, वो बैंकरप्ट हुए और फिर अब वो हमारे पैसे नहीं दे पा रहे, बैंकरप्ट हो गए, बैड डेट। बैंकरप्सी ईयर एंड के बाद एक इवेंट हो गया। उनकी बैंकरप्सी का रीजन ईयर एंड तक मौजूद था नहीं ना, ईयर एंड के बाद उनका बिजनेस तबाह हुआ है तो बैड डेट हुआ है। अच्छा, इसको एक और मिसाल से रिलेट करता हूं। ईयर एंड तक डेटर के हालात बिजनेस के खराब थे लेकिन वो कभी बताता नहीं था, छुपा के रखता था, लेकिन फाइनली ईयर एंड के महीने बाद उसका बिजनेस कोलैप्स कर गया। उसके हालात पिछले साल से खराब चल रहे थे, वो बस छुपा रहा था, शो नहीं कर रहा था, फाइनली कोलैप्स कर गया, बैड डेट हो गया। तो अब बैड डेट होने के रीजन ईयर एंड पे मौजूद थे या बाद में अराइज हुए? ये दोनों मिसालें पक्की बातें समझ आई, बस आगे आपको आइंस्टाइन, यही आइंस्टाइन। डन। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनका रीजन यानी जिस वजह से वो इवेंट हो रहा है वो ईयर एंड पे मौजूद था। ये मैं आपको देसी तुक्का बता रहा हूं। वो इवेंट जिसका रीजन, जिसकी वजह ईयर एंड पे मौजूद थी वो एडजस्टिंग है, और जिसकी वजह ईयर एंड के बाद अराइज हुई वो नॉन एडजस्टिंग है। ये बस एक देसी तुक्का अगर लिखना चाहें तो। एडजस्टिंग इवेंट हेडिंग दे ली मैंने, एडजस्टिंग इवेंट पहचानने का सिर्फ एक देसी तुक्का बता रहा हूं कि इवेंट की वजह अगर, अच्छा इवेंट होगा है ईयर एंड के बाद, तभी तो टॉपिक है, इस टॉपिक में पढ़ ही हम ईयर एंड के बाद के इवेंट्स रहे हैं। तो अगर इवेंट जो कि ईयर एंड के बाद हो रहा है उसकी वजह ईयर एंड पे मौजूद थी तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, और अगर बाद में अराइज हुई तो नॉन एडजस्टिंग है। ये सिर्फ एक देसी तुक्का है, मेजॉरिटी इससे कवर हो जाएगा। ये है सही वाला क्या? नहीं, मैंने कहा देसी तुक्का है ना, सही वाली तो वो डेफिनेशन है, कंडीशंस एग्जिस्टेड एट ईयर एंड। क्योंकि सारी मिसालों में ना इसकी वजह एग्जिस्ट कर रही थी, आप पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको देसी तुक्का कह रहा हूं। असल तो बेटे वो डेफिनेशन है जो बताइए। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये देसी तुक्का लगा लेंगे तो काफी सवालों में हेल्प हो जाएगी। मैं आपको तो मिसालों से ना ये सब और पक्का करता हूं, इसकी मिसालें ही मिसालें। देसी तुक्का दोबारा बता रहा हूं कि अगर इवेंट का रीजन ईयर एंड पे मौजूद था तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, अगर रीजन ईयर एंड के बाद अराइज हुआ तो नॉन एडजस्टिंग है। ये एक देसी तुक्का है, काफी हद तक चल जाएगा, लेकिन शुरू में तुक्का लगा ले तो हेल्प होगी। आगे स्टैंड लिखने वालों को भी पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें भी ना उन्होंने एक लंबी लिस्ट लिखवाई हुई है एग्जांपल्स की। को 5 एग्जांपल्स एडजस्टिंग की हैं और को 15-20 जो है वो नॉन एडजस्टिंग की हैं। तो मैं भी आपको एग्जांपल्स लिखवाता हूं, सारी समझाता भी जाता हूं। एडजस्टिंग इवेंट की हेडिंग दे दी, इसमें अब एक चीज बताने लगा हूं, इनकी एग्जांपल्स। एडजस्टिंग इवेंट की हेडिंग आ गई बड़ी सी। अब से ऑनवर्ड जो पढ़ा रहा हूं एडजस्टिंग इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जांपल्स की हेडिंग दी, एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, फिर इसकी ट्रीटमेंट की हेडिंग दूंगा कि करना क्या है, फिर उसकी हेडिंग लिखवाऊंगा। अच्छा, आप जो एग्जांपल्स की हेडिंग लिखवा रहा हूं ना, इसमें मैं आपको, क्योंकि आईएएस में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और अच्छा है अगर आप ये एग्जांपल्स नोट कर ले, अच्छा है, तो इसलिए मैं आपको इनकी ऑफिशियल वाली अंग्रेजी भी लिखवाऊंगा और फिर उनको समझाऊंगा भी, और जो एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूंगा वो फिर आप अपने अल्फाज में और एक्सप्लेन करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा। पहली एग्जांपल लिखें।
समझाता जाता हूं पहले, फिर लिखवाता हूं। अभी इनफैक्ट मैं बता भी चुका था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमें एरर्स का पता चल रहे होते हैं, तो ईयर एंड के बाद एरर्स का पता चलना एडजस्टिंग इवेंट है ना। तो लिखें डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर, discovery of fraud or errors that show that the financial statements are incorrect. Discovery of fraud or errors that show that the financial statements are incorrect. यानी हमें ईयर एंड के बाद कुछ एरर्स पता चले और वो एरर्स उस ईयर एंड से ही रिलेटेड थे। जैसे हमें ईयर एंड 30 जून 25 है, अगस्त में कुछ एरर पता चले, कुछ एरर्स जून से पहले के थे, कुछ जुलाई अगस्त के थे। तो कौन से एरर एडजस्टिंग इवेंट्स हैं? जून से पहले वाले। जुलाई अगस्त वाले क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ईयर एंड के बाद है, उन एरर्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी गलत हैं। तो इस अंग्रेजी में मजीद कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये अंग्रेजी पढ़ के देखें, इसमें मजीद कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? हाँ जी, इसमें पूछना है कुछ और इस पॉइंट में? क्लियर है ना? ईयर एंड के बाद एरर पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, ठीक है, एडजस्टिंग है। अगली मिसाल ये भी समझाता हूं पहले। हमने 2025 में एम्प्लॉइज को वादा किया था कि 2025 में मेहनत करो, जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाएगा उस प्रॉफिट का 10% हम आप लोगों में बोनस बांट देंगे। जो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उसका 10% हम आप में बोनस बांट देंगे। एक मुझे वो सवाल भी याद आ गया एनपीओ का, वो कैंटीन के मैनेजर को सैलरी देनी थी 10% ऑफ प्रॉफिट, बोनस था, बोनस नहीं, चले जो भी था, कमीशन थी शायद। तो जो हम अपने एम्प्लॉइज को प्रॉफिट का एक परसेंटेज इनाम बांटेंगे, इस प्रॉफिट की अमाउंट कब पता चलेगी? ईयर एंड से पहले के बाद। तो जब प्रॉफिट की अमाउंट ही बाद में पता चलेगी तो उसकी सैलरी बोनस भी बाद में पता चलेगा। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो एक्सपेंस किस ईयर का होगा? 25 का ही कि 26 का? 25 का। तो अमाउंट का ईयर एंड के बाद पता चलना एक इवेंट है, लेकिन उसको एडजस्टिंग क्यों कहें? एडजस्टिंग से मुराद है उसको 2025 ही की डेट डाल के क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि वो रिलेट 25 से कर रहा है वो 25 की मेहनत। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, जो कि आपसे ऊंचे लेवल की नहीं, आपसे अगले आईएएस की शर्त है, अगले आईएएस में पढ़ाना है, ईयर एंड तक वादा मौजूद हो। अगर 2026 में ऐसे ही मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज पे प्यार आ गया और उन्होंने कहा आपने बहुत मेहनत की थी, ये शाबाश बोनस बांट रहे हैं, फिर नहीं है। 2025 में वादा मौजूद था और फिर एम्प्लॉइज ने मेहनत की थी, तो उस मेहनत की अमाउंट का पता चलना एक इवेंट है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। क्यों आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड? क्योंकि अमाउंट बाद में पता चल रही है। लेकिन हम इसको 2025 की ही एंट्री में क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि वादा पहले था, मेहनत पहले थी, ये उसी साल का एक्सपेंस है। तो इसके लिए लिखें अंग्रेजी, यानी दूसरी मिसाल, डिटर्मिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, determination after reporting period of the amount of profit sharing और बोनस पेमेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट्स। यहां तक कि अंग्रेजी का मतलब देखें, समझ आता है? हमने एम्प्लॉइज के साथ कोई प्रॉफिट शेयरिंग करनी है या कोई बोनस देना है और उसकी अमाउंट कब डिटरमिन हो रही है? आफ्टर ईयर एंड। इफ द एंटिटी, ये जो अब सेंटेंस बताने लगा हूं इसका जवाब आपको अगले आईएएस में मिलेगा, तो लेकिन अंग्रेजी लिख लें। इफ द एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, if the entity had a present obligation at the end of reporting period, to make such payments, as a result of events before year end। इस पूरी अंग्रेजी का मतलब यह है, आखिर से शुरू करता हूं। ईयर एंड से पहले वाले जो एम्प्लॉइज की मेहनत थी उसकी वजह से मैनेजमेंट का वादा हो चुका हुआ था ईयर एंड तक। ये जुमला दोबारा, ईयर एंड से पहले एम्प्लॉइज की मेहनत है और उस मेहनत के लिए मैनेजमेंट पैसे देगी और मैनेजमेंट यह वादा भी कर चुकी हुई थी, कब तक? ईयर एंड तक। अब इस सूरत में जब ईयर एंड के बाद बोनस की अमाउंट पता चलेगी तो वो एडजस्टिंग है। ये अंग्रेजी पूरी पढ़ के देख लें दोबारा।
मिसाल दोबारा बता देता हूं, हमने अपने एम्प्लॉइज को 2025 में मेहनत करने का वादा कर लिया था कि आप मेहनत करें, आपको प्रॉफिट का इतना हिस्सा बोनस देंगे। ये 2025 में वादा भी मौजूद था और उनकी मेहनत भी 2025 ही की है जिसका बोनस मिलना है। ईयर एंड के बाद बोनस की अमाउंट पता चलेगी। ये मैं बोनस शेयर्स की बात कर रहा हूं, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। ये एम्प्लॉइज के बोनस की बात हो रही है। एम्प्लॉइज का बोनस हमारा एक्सपेंस है, ये उस बोनस की बात हो रही है। तो उसका वादा भी 2025 तक हो चुका हुआ था और उनकी मेहनत भी 2025 ही की है जिसका ये सिला है, लेकिन अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चल रही है। ये है पॉइंट एग्जाम्पल 2 का मतलब। तीसरी मिसाल, नूर एक मिनट। चलें जी, आखिरकार राब्ते बहाल हो गए। चौथी मिसाल, पांचवी नहीं यार, अच्छा 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 अच्छा, तीसरी समझाई भी नहीं थी। अच्छा चलें ठीक है। अगला आईएएस एक पढ़ाना है, इसकी अंग्रेजी अगले आईएएस में समझ आएगी। मिसाल बिल्कुल समझा देता हूं अभी। आपने सिग्नल तोड़ा ट्रैफिक का और अभी तोड़ के आगे गए थे तो सामने वार्डन खड़ा हुआ था। वार्डन ने रोक लिया, सलाम किया, हालचाल पूछा, चलान हो गया। तो चलान क्यों हुआ? सिग्नल तोड़ा था इसलिए या पकड़े गए इसलिए? चलान सिग्नल तोड़ने की वजह से कि पकड़े जाने की वजह से? अच्छा चलिए मिसाल बदल लेता हूं। एक कस्टमर को खराब चीजें बेची और वो कस्टमर गुस्सा ही कर गया, लग रहा था खराब चीजें क्या है, गुस्सा कर गया, कोर्ट में चला गया और कोर्ट में हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब कुछ महीने चलने के बाद जज साहब ने फाइनली फैसला हमारे खिलाफ दिया कि हमें कस्टमर को कुछ डैमेजेस पे करने होंगे। तो अब ये डैमेजेस हमें क्यों पे करने पड़ रहे हैं? और कहते हैं जज साहब के कहने की वजह से या खराब चीजें बेचने की वजह से? हाँ जी, जज के कहने की वजह से या खराब चीजों की वजह से? तो लेकिन अगर जज ना कहता तो फिर? हाँ जी, कोर्ट में जाने की वजह से। लेकिन जज अगर कहे कि नहीं कोई नहीं बनता फाइन, फिर या जज अपना हो जानने वाला, वो हमें मार्जिन देते, चलो कोई बात नहीं, डांट के छोड़ दे, फिर तो फिर फाइन हमें जज की वजह से देना पड़ा कि खराब चीजों की वजह से? जज की वजह से। देखिए ये जो वार्डन का हमें रोक के चालान करना है, ये उस लॉ की वायलेशन की वजह से है जो हमने लॉ की वायलेशन की है। जज साहब जो हमारे खिलाफ फैसला कर रहे हैं, को हमारी कुछ सजारियां थोड़ी उनसे है कि हमारे खिलाफ, तो इतने बचपन रिश्ते का इनकार हो गया था तो बदला ले रहे हैं। वो जज हमारे खिलाफ फैसला क्यों दे रहा है? उस वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हमने खराब चीजें बेची होंगी, इसलिए हमें पेनल्टी पड़ रही है। तो पेनल्टी पड़ने की वजह, चलान होने की वजह कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या लॉ की वायलेशन है। वो तो जज उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है, वार्डन तो उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है, वजह हमारी ही कोई हरकत है। तो अगर हमारी ईयर एंड से पहले कोई ऐसी हरकत हो चुकी हुई थी जिसपे हमें पेनल्टी पड़नी बनती थी, लेकिन उस पेनल्टी का फैसला ईयर एंड के बाद हो रहा है, तो उस पेनल्टी को एक्सपेंस 2025 में आना चाहिए या 26 में? 25 में ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस हरकत की वो पेनल्टी है वो हरकत ईयर एंड पे हो चुकी हुई थी। इसी मिसाल की अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। ये अंग्रेजी आपको भी थोड़ी मुश्किल लगेगी क्योंकि इसकी वर्डिंग ना अगले आईएएस में आएगी, लेकिन आपको मैं अंग्रेजी लिखवा देता हूं पहले, फिर दोबारा भी समझा दूंगा। पॉइंट 3 लिखवा रहा हूं, सेटलमेंट। पॉइंट 3 की अंग्रेजी लिखवा रहा हूं, सेटलमेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ कोर्ट केस, settlement after reporting period of a court case that confirms that entity had a present obligation at the end of reporting period.
अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ कोर्ट केस दैट कंफर्म्स दैट द एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। और इसके ब्रैकेट में वो मिसाल अपने अल्फाज में वो लिख लीजिएगा कि ईयर एंड से पहले हमने कोई हरकत की है, उसकी सजा ईयर एंड के बाद मिल रही है, तो वो सजा का पता चलना ईयर एंड के बाद, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है। लेकिन है वो जिस हरकत की सजा, वो हरकत कब हुई थी? ईयर एंड से पहले। तो इसलिए वो जो सजा है, जो पेनल्टी है, वो एडजस्टिंग ईवेंट। ये जो आपको कोर्ट केस की मिसाल दी थी अभी, खराब चीज होगी, चाहे वो मिसाल लिख लें चाहे उर्दू लिख लें। अगर मिल जाए तो चौथी मिसाल, चौथी मिसाल भी पहले समझ लें। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक मशीन बेची मई 25 में, लेकिन ये मशीन यूज्ड थी और होता यह था कि वोटेड मशीनें होती थी और गवर्नमेंट वाले इन पे कोई ड्यूटीज लगाते थे, इनकी फिजिकल हालत देख के, कागजात देख के, तो उसमें 2-4 महीने लग जाया करते थे। हमने इनसे हम है खैर हम लिख ली थी क्योंकि यही वाली मिसाल एक दफा इसके लिए बोलूंगा, एक दफा इसके लिए बोलूंगा। तो हम अगर कंपनी भी हैं, ये हमारे जानने वाले था, हमने इससे मशीन खरीद ली। इस मशीन की ना अभी वैल्यू फाइनल नहीं हुई थी क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ड्यूटीज लगनी थी, पता नहीं कितनी लगनी थी। तो चूंकि अपने दोस्त के बिजनेस था, तो उसने कहा कि मशीन रख लो, पैसे कर लेंगे बाद में। और कितने पैसे होंगे इसमें बहुत अनसर्टेनिटी थी, हो सकता है 2 मिलियन हो सकता है 6 मिलियन हो, क्योंकि ड्यूटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट लगनी थी। दोस्त था इसलिए मशीन उसने हमें दे दी, हमने मशीन इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। IS 16 इस मशीन को हमने PPE बना लिया होगा, क्यों नहीं? क्योंकि रिकॉग्निशन की शर्त यह है कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो हमने मशीन डेबिट नहीं की होगी। मशीन की प्राइस अगस्त में जाके पता चली, मशीन की प्राइस अगस्त में फाइनल हुई। अब इस प्राइस का फाइनल होना अगस्त में एक इवेंट है। क्या हमें इस मशीन को अगस्त में डेबिट करना चाहिए या मई में ही कर लेना चाहिए? क्यों मई में कर लेना चाहिए? क्योंकि मई में ही हमारा इस पे हक था, कंट्रोल था, हम इसको यूज कर रहे थे, इसे बेनिफिट दे रहे थे, डेप्रिसिएशन भी होनी बनती थी। हमें सिर्फ उसकी प्राइस तब तक नहीं पता थी, प्राइस फाइनल होते होते कुछ महीने लग गए, लेकिन ईयर एंड के बाद जिस मशीन की प्राइस फाइनल हुई वो मशीन हमारे पास पहले ही मौजूद थी, पहले ही हमारा उस पर हक बन चुका हुआ था, तो हमें इसकी अकाउंटिंग मई में कर लेनी चाहिए। तो ऑलरेडी यानी ईयर एंड से पहले खरीदे जा चुके एसेट की अगर प्राइस तब नहीं पता थी, उस वक्त एंट्री नहीं हुई थी, ईयर एंड के बाद प्राइस पता चल गई, तो अब प्राइस का पता चल जाना एडजस्टिंग इवेंट है। इसी तरह कंपनी ए, अब मैं इधर आ गया, कंपनी ए ने तब सेल रिकॉर्ड कर ली थी, नहीं ना, उसको भी अमाउंट नहीं पता ना भाई, हमसे थोड़ी छुपाना, उसको भी नहीं पता, तो इसने सेल भी नहीं रिकॉर्ड की थी। तो अब जब इसने सेल भी रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन बेच चुका था, अगस्त में इसको प्राइस फाइनल पता लगी, तो वो सेल मई में ही आके रिकॉर्ड करे। तो ये जो अंग्रेजी लिखवाने लगा हूं ये दोनों के पॉइंट है वैसे। लेकिन चौथा डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अच्छा, इसमें असल में तो ये कॉमास के जरिए ये फर्क किया हुआ है, लेकिन आपको कॉमा से मुश्किल होगी तो मैं ना ब्रैकेट में लिखवाता हूं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में लिखे आगे, एसेट्स के साथ, परचेज्ड बिफोर ईयर एंड, परचेज्ड बिफोर ईयर एंड ब्रैकेट 1, और सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स, सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिर ब्रैकेट सोल्ड बिफोर ईयर एंड, बस ब्रैकेट बंद। हाँ जी, ये अंग्रेजी पढ़ कर देखें, बात समझ आ रही? यानी वो एसेट जो ईयर एंड से पहले खरीदा जा चुका था, या फिर वो एसेट जो ईयर एंड से पहले बेचा जा चुका था, लेकिन उनकी अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चल रही है, ये इस अंग्रेजी का मतलब। तो वो अमाउंट का पता चलना एडजस्टिंग इवेंट। और पांचवी मिसाल बहुत ही टेक्निकल है, बड़ी जबरदस्त मिसाल है, वो इंशाल्लाह कल। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।